Hello everyone, my name is CS Shalaka Sharma and शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स सीए इंटर के इस चैप्टर का ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इन फर्स्ट 3 वीडियोस हमने इन सेक्शंस के बारे में कुछ ओवरव्यू देखा एंड इनमें से सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 52, सेक्शन नंबर 53, 54, 55 ये जो येलो हाइलाइटेड सेक्शंस है ये हमारे हो चुके हैं और इतने सेक्शंस हमारे हो चुके हैं। अब हमें कौन से सेक्शंस लेना है? सेक्शन नंबर 56 लेना है, सेक्शन नंबर 57, 58, 59 हमें लेना है। बाय दैट आई मीन इन दिस slideshow, in this one video I am covering the section number 56, 57, 58 and 59। ये स्लाइड शो सिर्फ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज का ही पार्ट कवर करता है। सिर्फ हम सेक्शन नंबर 56 टू 59 डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 56। See, what I've done here is I have also pasted some parts from your module. Actually, I haven't skipped anything from your module, only relating to these sections so that it gets easier for you. Even if आपके पास module नहीं है, फिर भी आप इसे refer कर सकते हैं। So let us start with section 56. I am also going to read from the module as well as we are going to see some easily self-made notes. Let us see. Section 56 of the Companies Act deals with transfer and transmission of securities or interest of a member in a company. Very important, of a member मतलब जो भी पर्सन के शेयर से ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करना है वो उस कंपनी का एग्जिस्टिंग मेंबर होना चाहिए। अगर तभी उस कंपनी के शेयर्स को वो ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर सकता है। Requirement for registering the transfer of securities. Section 56, subsection 1. According to the law, a company shall not register a transfer of security of the company or the interest of a member in the company in the case of a company having no share capital unless a proper instrument of transfer in such form as may be prescribed, duly stamped, dated and executed by or on behalf of the transferor and transferee, except where transfer is between persons, both of whose names are entered as holders of beneficial interest in the record of depository, specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days from the date of execution, along with the certificate relating to the securities, or if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment। देखिए क्या कहना है सेक्शन नंबर 56 का। एक कंपनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज रजिस्टर नहीं करेगी, कंपल्सरीली नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? अनलेस, कब तक नहीं करेगी? A proper instrument of transfer, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट होता है। एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज अ डॉक्यूमेंट, कागज पत्र। इन सच फॉर्म, एक स्पेसिफिक फॉर्म भी डिजाइन किया गया है। एक ऐसे फॉर्म एज ए फॉर्मेट में बनाया होना चाहिए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, समथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड मीन्स रूल्स ने बताया हुआ है। कौन से रूल्स? एससीडीआर रूल्स, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स। ओके, एक फॉर्मेट में एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट कंपनीज एक्ट या रूल्स ने बताया हुआ है। कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। एंड मतलब तीनों चीजें होनी चाहिए, स्टैंपिंग भी होना चाहिए, डेट भी प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए एंड दोनों पार्टीज ने एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों पार्टीज ने करना है या दोनों पार्टीज के बिहाफ पे ये करना है। एक्सेप्ट वेयर ट्रांसफर इज बिटवीन पर्सन्स ऑफ हुज नेम्स आर एंटर्ड एज होल्डर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। यहीं पे एक एक्सेप्शन वाला पॉइंट दिया हुआ है। अगर कंपनी के शेयर्स डिपॉजिटरी के पास डीमैट फॉर्म में है तो ये सेक्शन 56 कंप्लाई इस तरह से नहीं करना है। मतलब हम सेक्शन 56 सिर्फ तभी अप्लाई करेंगे जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हेल्ड है। इस ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट पे क्या क्या होना चाहिए? स्पेसिफाइंग द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। नाम,
पता और जो भी उसका बिजनेस है या ऑक्यूपेशन है, if any of the transferee has been delivered to the company by the transferor or the transferee within a period of 60 days from the date of execution along with the certificate relating to the securities. जिस दिन ट्रांसफर हुआ, लेट्स से ए ने बी को एक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए, जिस दिन ट्रांसफर किए हैं उसके 60 दिन के अंदर ये सारा प्रोसीजर करके कंपनी के पास ये शेयर ट्रांसफर डीड्स या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर डिलीवर हो जाना चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के साथ और क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज, शेयर सर्टिफिकेट का है, या अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो कंपनीज अलॉट होते टाइम, जो कंपनी शेयर्स अलॉट होते टाइम, सिक्योरिटीज अलॉट होते टाइम जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया हुआ है, उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट को भी अकम्पनी करना है, मतलब अटैच करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सेक्शन 56 सेज कंपनी तब तक एक शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कंपनी के पास एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो स्टैम्प्ड होगा, डेटेड होगा, एग्जीक्यूटेड होगा दोनों पार्टीज की तरफ से, जिसके ऊपर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी होगा, और उसको एग्जीक्यूशन के बाद 60 दिन के अंदर कंपनी के पास डिलीवर किया जाना चाहिए। 60 दिन के अंदर डिलीवर हुआ तो ही कंपनी इसको रजिस्टर करेगा, अदरवाइज कंपनी कंपल्सरीली इसको रजिस्टर नहीं करेगा। लेट अस सी। To effect a transfer of the shares in a public company, a transfer deed duly signed by the transferor and transferee, dated, stamped and executed should be delivered to the company along with the share certificates within 60 days for entering the name of transferee in place of transferor in the register of members of the company। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? स्पेसिफाइंग नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द कंपनी। तो क्यों चाहिए कंपनी को ट्रांसफरी का नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन? क्योंकि ट्रांसफरर का नाम हटा के वो शेयर्स जिसको ट्रांसफर हुए हैं उस पर्सन का भी तो नाम पता होना चाहिए, और उस पर्सन का नाम उस कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर करना है। दैट इज द रीजन कंपनी को ये शेयर ट्रांसफर डीड सारे डिटेल्स के साथ डिलीवर करना जरूरी है। जब तक ये शेयर ट्रांसफर डीड डिलीवर नहीं होगा, शेयर्स का ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉस्ट और नॉट instrument of transfer lost or not delivered. Where the instrument of transfer has been lost or the instrument of transfer has not been delivered within the prescribed period, the company may register the transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit. May register, अब यहाँ पे कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है, दिस इज एन ऑप्शनल प्रोविजन। ये कब है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर मतलब ये जो फॉर्म है, या लेट अस नेम इट शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट और शेयर ट्रांसफर डीड। ये जो शेयर ट्रांसफर डीड है, STD है, ये अगर गुम गया या ये कंपनी को उसी टाइम 60 डेज के अंदर डिलीवर नहीं हो पाया तो क्या? तो क्या कंपनी के बुक्स ऑफ रजिस्टर्स में, कंपनी के बुक्स में ट्रांसफरी का नाम नहीं जाएगा? क्या इस केस में ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा? नहीं। इंडेमनिटी एंटर करके कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर कर सकते हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है नुकसान भरपाई, कि अगर आज डायरेक्टर्स यकीन करके ये शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं एंड कल जाके अगर पता चलता है कि किसी प्रकार का कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन ट्रांसफर और ट्रांसफरी ने की है, तो they will indemnify themselves to the board of directors। Where the instrument of transfer has been lost or instrument of transfer has not been delivered within the prescribed period, the company may register on such terms as to indemnity as the board may think fit। जहाँ instrument of transfer lost है वहाँ board of directors indemnity enter करके register कर सकते हैं। Where the company receives application for transfer of shares by transfer or alone without transferring partly paid shares, it shall not register the transfer without obtaining no objection from the transferee। अगर कभी कंपनी के पास कोई शेयर ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन आता है एंड वो एप्लीकेशन सिर्फ ट्रांसफर ही करता है
और ये शेयर्स पार्टली पेड शेयर्स है। इन सच केसेस जब तक ट्रांसफरी से नो ऑब्जेक्शन नहीं आ जाता तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये शेयर ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करेंगे। Let us see how a transfer is executed or how a transfer is effected. What all is required? There should be a proper form, it should be dated and it should be stamped. It should be signed by transferor and transferee, दोनों ने साइन करना चाहिए। नेम एड्रेस ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रांसफरी, क्योंकि ट्रांसफरर का तो ऑलरेडी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डिटेल्स रहेंगे, तो ट्रांसफरी के डिटेल्स होना जरूरी है। डिलीवर्ड टू कंपनी इन 60 days विथ शेयर सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट। शेयर सर्टिफिकेट होगा तो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी करेगा, नहीं तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट हो दिया जाएगा। लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और डिले गिव इंडेमनिटी। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर गुम जाता है या डिले हो जाता है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कंपनी को सेंड डिलीवर करते करते टाइम, तो ऐसे टाइम पे कंपनी को इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, करना पड़ सकता है। Since we have been seeing there's a proper format, तो ये फॉर्मेट क्या है ये मैंने आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको पता हो इसके लिए ये मैंने यहाँ अटैच किया है। There is a form number SH4, this is called as securities transfer form. आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिस इज पर्सुएंट टू सेक्शन नंबर 56, वही सेक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, एंड सब रूल 1 ऑफ सब रूल 11 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स, सेम चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में जो फॉर्म नंबर दिया हुआ है उस फॉर्म नंबर का ये फॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं। What is there written? Date of execution. The field is left blank. जब ये पार्टीज शेयर ट्रांसफर करते हैं वो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ मेंशन करेंगे। फॉर द कंसिडरेशन स्टेटेड बिलो, the transferor named do hereby transfer to the transferee named the securities specified below, subject to the conditions on which said securities are now held by transferors, and the transferees do hereby agree to accept and hold the said securities subject to the conditions aforesaid. नीचे दिए गए कंडीशन कंसिडरेशन के लिए, मतलब परचेज कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफरर अब ये सिक्योरिटीज ट्रांसफरी को होल्ड कर ट्रांसफर कर रहे हैं और अब से ये सिक्योरिटीज ट्रांसफरी होल्ड करने वाला है। यहाँ आएंगे कंपनी के डिटेल्स, यहाँ है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज विच आई हैव मेंशन्ड। लेट्स से इक्विटी शेयर्स है, ईच सिक्योरिटी का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, अमाउंट कॉल्ड अप इज ऑल्सो 10 रुपीज एंड अमाउंट paid up is 10 rupees. Number of securities being transferred, 10 रुपए के 100 सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रहे हैं, सो उसके पीछे कंसिडरेशन मिला है 1000 रुपीज। शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर भी लिखना पड़ेगा। देयर आर 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर्स हैं। ट्रांसफरर्स के पर्टिकुलर्स आएंगे, ये 100 शेयर्स कौन पहले होल्ड किया था और अब ये 100 शेयर्स किसको जाने वाले हैं। सो यहाँ पे ट्रांसफरर एंड इट विल बी अटेस्टेड बाय सम पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर। यहाँ ट्रांसफरी के पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे एंड दिस विल बी डन बाय द कंपनी, जिस कंपनी के पास वो शेयर्स ट्रांसफर रजिस्टर करना है। दिस इज फॉर ऑफिशियल पर्पस। दिस इज हाउ अ शेयर ट्रांसफर फॉर्म लुक्स लाइक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, government companies are exempted from complying with this provision. 5th June 2015 को exemption notification MCA ने जारी किया था, जिसमें उन गवर्नमेंट कंपनीज को जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं किया है, उन गवर्नमेंट कंपनीज को बॉन्ड्स ट्रांसफर के केस में ये ट्रांसफर डीड से कंप्लाई करना कंपलसरी नहीं है। For every government company which is not defaulted in filing its financial statements under Section 137 or annual returns under Section 92, a proper instrument of transfer duly stamped by transferor and transferee is not applicable. It is not applicable with respect to bonds issued by government company. Only an intimation by the transferee specifying his name, address and occupation along with a certificate of bond, or in case of absence of certificate,
द लेटर ऑफ अलॉटमेंट शैल बी सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बताना है ट्रांसफर और ट्रांसफरी ने। ट्रांसफरी ने अगर अपना नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और कौन सा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है उसका सर्टिफिकेट, और अगर वो सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो उस केस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया तो भी सफिशिएंट होगा, और इतना देने के बाद शेयर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज on an application of transferor alone, where an application is made by the transferor alone and relates to partly paid shares, the transfer shall not be registered unless the company gives the notice of the application in such manner as may prescribe to the transferee, and the transferee gives no objection to the transfer within 2 weeks from the receipt of the notice. ये पॉइंट हम पिछले स्लाइड में भी एक बार देख चुके हैं, जहां एक एप्लीकेशन ऐसा है जो सिर्फ ट्रांसफरर ने किया है एंड शेयर्स पार्टली पेड है. We have to focus on partly paid shares here. What happens in case shares are partly paid? A ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं बी को, एंड ये शेयर्स पार्टली पेड है, मतलब इन शेयर्स का फुल्ली पेमेंट नहीं हो चुका है. कंपनी कॉल रेज करेगा. कंपनी जब कॉल रेज करेगा तो कंपनी ये कॉल किसके पास रेज करेगा? बी के पास. लेट्स से ए इज द ट्रांसफरर एंड बी इज द ट्रांसफरी. ए ने अपने शेयर्स बी को सेल कर दिए हैं एंड बी ने उसका परचेज कंसिडरेशन ए को दे दिया है. अब कंपनी के बुक्स में मेंबर बोल के ए का नाम हट गया, बी का नाम आ गया, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपरली ड्यूली फिल्ड, डेटेड, साइंड, स्टैम्प्ड, एग्जीक्यूटेड SH4 दिया था कंपनी को, और उस SH4 में ट्रांसफरी के पर्टिकुलर्स में बी का नाम आ गया. तो ए का नाम अभी हट जाएगा और बी का नाम उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा. सो नेक्स्ट आफ्टर दिस, व्हेन कंपनी makes calls, in such a case company is not going to call A, company will call B, and B will say, I have paid money to A also, now I have to pay money to company also. That is not fair. In such cases it is required to take no objection to such transfer of partly paid shares from the transferee. ट्रांसफरी को अपना NOC, नो ऑब्जेक्शन, 2 हफ्तों के अंदर देना है. कब से 2 हफ्ते? जब से कंपनी ये नोटिस देता है उसके 2 हफ्तों के अंदर. जब तक ट्रांसफरी से NOC नहीं आ जाता तब तक कंपनी शेयर्स, सिक्योरिटीज का ट्रांसफर रजिस्टर नहीं कर सकता है. नेक्स्ट, company delivering the certificate. Every company shall, unless prohibited by law, by any provision of law or any order of court, tribunal or other authority, deliver the certificates of all securities allotted, transferred or transmitted. नीचे दिए गए टाइम लिमिट्स में अलग अलग कंडीशंस में कंपनी को सर्टिफिकेट्स देना जरूरी है. क्यों सर्टिफिकेट्स देना जरूरी है? सर्टिफिकेट्स आर अ वैलिड प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, क्लियर टाइटल ऑफ द पर्सन टू दोज शेयर्स. तो सर्टिफिकेट तो देना जरूरी है. वही तो एक डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ करता है कि किस पर्सन का उस शेयर्स पे राइट है. इन केस ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इनकॉर्पोरेशन के केस में होता है. मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तब जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, उन सब्सक्राइबर्स को भी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. ये शेयर सर्टिफिकेट्स कितने टाइम के अंदर देना जरूरी है? विद इन 2 मंथ्स. इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगर कंपनी ने फर्दर ऑफर किया है और उसके लिए कोई भी पर्सन अप्लाई करता है एंड कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं, वो भी 2 मंथ्स के अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स डिलीवर हो जाने चाहिए. In case of transfer or transmission, that is section number 56, within a period of 1 month from the date of receipt by the company of the instrument of transfer or transmission. ट्रांसफर होने के बाद तो 60 दिन ट्रांसफर और ट्रांसफरी को दिए गए हैं. इन 60 दिन में जब भी ट्रांसफर और ट्रांसफरी शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी को देते हैं और कंपनी को वो रिसीट हो जाता है, इसके बाद 1 मंथ के अंदर कंपनी ने शेयर ट्रांसफर के का सर्टिफिकेट ट्रांसफरी को देना है. In case of any allotment of debentures within a period of 6 months from the date of allotment, debentures के लिए टाइम लिमिट ज्यादा दिया गया है, 6 मंथ्स के अंदर उनको शेयर डिबेंचर सर्टिफिकेट डिलीवर करना.
Transfer of security of the deceased. The transfer of any security or other interest of a deceased person in a company made by his legal representative shall, even if the legal representative is not a holder thereof, be valid as if he had been the holder at the time of execution of the instrument of transfer. Let's say कंपनी का shareholder है Mr. A. Mr. A का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी, ट्रांसफरी नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी। ए की डेथ के बाद बी ए के शेयर्स अप बाय डिफॉल्ट अपने नाम पे ट्रांसफर कर सकता है, और इफ बी डज नॉट वांट टू स्टे द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बी ए के बिहाफ पे ये शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, इवन इफ बी इस कंपनी का इस शेयर का होल्डर नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डिसीज्ड। ए इज अ होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी, उसकी डेथ हो गई, नाउ ही इज अ डिजीज्ड पर्सन, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बी, बी कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स to somebody else even if he is not the legal holder at the time of execution of transfer. Next, punishment for personation of shareholder, section 57. I hope section 56 clear hai. I'll repeat it once again. Section 56 talks about share transfer of shares. Section 56 says कंपनी तब तक शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कंपनी के पास शेयर ट्रांसफर फॉर्म नहीं आ जाता। शेयर ट्रांसफर फॉर्म का फॉर्मेट SH4 में हमने देखा है। ये शेयर ट्रांसफर फॉर्म 60 डेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर आ जाना चाहिए। ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों ने एग्जीक्यूट करना है, दोनों ने साइन करना है, और दोनों इट शुड बी डेटेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अगर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दैट इज शेयर ट्रांसफर फॉर्म गुम गया, if it is lost, or instrument of transfer is not delivered within the prescribed period, company may refuse to register. But if we want to compel the company to register, we will be required to enter into an indemnity with the company and indemnify the board, indemnify the company in case any loss arises in future. There is an exemption to government companies in with respect to bonds issued by government companies, and in such case only an intimation by the transferee shall be sufficient. If the transferor alone has applied to the company for registration of transfer and the shares are partly paid shares, then the company will not register the transfer unless it receives the no objection from the transferee. This no objection has to be received within 2 weeks from company giving the notice to the transferee. Company is also required to deliver the certificate upon receipt of share transfer deed, and in different conditions also it is required to deliver the certificate. अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो 2 महीने के अंदर, अलॉटमेंट हुआ है तो 2 महीने फ्रॉम अलॉटमेंट, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन हुआ है तो 1 month फ्रॉम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, डिबेंचर्स इशू किए हैं तो 6 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, लेट अस सी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर मतलब जब दो लिविंग पर्सन्स शेयर्स एक दूसरे के बीच ट्रांसफर करते हैं, सेल परचेस करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है। एंड जब एक पर्सन के शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किसी और को चले जाते हैं तब उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। ए पर्सन है, ए की डेथ के बाद उसके नॉमिनी या लीगल हेयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके शेयर्स बाय वर्च्यू ऑफ लॉ जब ट्रांसफर हो जाता है उसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांसफर इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी, ट्रांसफर और को जिंदा होना ही है। ट्रांसमिशन इज नॉट अ वॉलंटरी एक्टिविटी, देयर मे और मे नॉट बी अ ट्रांसफर और इन केस ऑफ। Section 57, punishment for personation of shareholder. To personate means to give your false identity, to identify as somebody else. Let's say if I am not telling my true identity, and if I am telling in a company that I am some other person, the existing member of that company, in that case I am personating a shareholder. अपनी पहचान गलत बताना और अपने आप को कोई और है ऐसे बताना, this is a punishable offense. Let's see what section 57 says.
If any person deceitfully personates as an owner of any security or interest in a company or of any share warrant or coupon issued in pursuance of this act and thereby obtains or attempts to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon or receives or attempts to receive any money due to such owner, डिसीटफुली मतलब धोखा देने के इरादे से, डिसीटफुली पर्सोनेट करके अगर कोई पर्सन किसी और को मिलने वाला कोई भी एडवांटेज, बेनिफिट, मनी, इंटरेस्ट ये अपने फेवर में एक्वायर करे, ऐसे टाइम पे ये पर्सोनेशन पनिशेबल होगा. Such person shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 3 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 5 lakh. If a person deceitfully personates as an owner of security or any interest in company, of any share warrant or coupon issued in pursuance to this act, and thereby obtains any security, any interest or any share warrant or coupon or attempts to receive any money due to the true owner, मतलब वो जो भी एडवांटेज है वो उस पर्सन का नहीं है, इट बिलोंग्स टू समबडी एल्स. एंड अगर पर्सोनेशन से कोई एक पर्सन किसी और को मिलने वाला फायदा खुद के बेनिफिट में करवा के ले रहा है, ऐसे टाइम पे उस पर्सन को पर्सोनेशन कहा जाता है. पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल. फाइन नॉट लेस देन 1 lakh but which may extend to 3 lakhs. Next, section number 58, refusal of registration and appeal against refusal. ओके, सो वी नो अगर हम शेयर ट्रांसफर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा. हमें एक प्रॉपर फॉर्म में शेयर ट्रांसफर डीड देना है. इट हैज टू बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, दैट इज द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी. इट हैज टू बी डेटेड, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इट शुड बी accompanied with the शेयर सर्टिफिकेट और द लेटर ऑफ अलॉटमेंट. ये कंपनी को कितने टाइम के अंदर हमने सबमिट करना है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. अब कंपनी को अगर सब सही लगता है तो कंपनी रजिस्टर करेगी, बट इफ द कंपनी डज नॉट रजिस्टर देन व्हाट आर द रेमेडीज दैट अ ट्रांसफरर और द ट्रांसफरी हैज. लेट अस Section 58 of the Companies Act deals with process of the company to be followed by on refusal to register the transfer of securities. अगर कंपनी रिफ्यूज कर देता है तो अब aggrieved parties ने क्या करना है. If a private company limited by shares refuses to register the transfer of or transmission of the right to any securities or interest of a member in the company, then the company shall send notice of refusal to the transferor and transferee or to the person giving intimation of such transmission within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of such transmission was delivered to the company. आज अगर ट्रांसफर और ट्रांसफरी ने कोई शेयर ट्रांसफर डीड कंपनी को भेजा है और कंपनी वो रजिस्टर नहीं करना चाहता है या कंपनी का इंटेंशन उसे रिफ्यूज करना है, तो 30 डेज के अंदर ट्रांसफर और ट्रांसफरी या अगर किसी थर्ड पर्सन ने उसे भेजा है तो इसको इनमें से किसी को ये नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजना जरूरी है. Transferee may appeal to the tribunal against the refusal within a period of 30 days from the date of receipt of notice, or in case no notice has been sent by the company within a period of 60 days from the date on which the instrument of transfer or intimation of transmission was delivered to the company. अगर कंपनी से नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आता है तो वो 30 डेज में आ जाना चाहिए. 30 डेज में जब भी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आता है, द ट्रांसफरी गेट्स एडिशनल 30 डेज. इसके ऊपर अगले 30 दिन के अंदर वो ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है अगेंस्ट द रिफ्यूजल. ओके, इन केस कंपनी ने कोई भी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं भेजा हुआ है, ऐसे टाइम पे जब ट्रांसफर और ट्रांसफरी ने शेयर ट्रांसफर डीड भेजा था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डेट से टोटल 60 डेज का टाइम है उनके पास. टोटल 60 डेज के अंदर उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास अपील करना है. अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों केस में टोटल 60 डेज ही होते हैं. What happens in case first is there is an express
30 days for the company to give a notice of refusal, and in additional 30 days the parties can file an appeal, the transferee can file an appeal. So this is 30 days plus 30 days, it is 60 days. The confusion is in case company fails to send the notice of refusal. जब कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं भेजता है तब 60 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है ट्रांसफरी। ये 60 डेज कब से काउंट होंगे? जब से इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है। सो लेट्स से 5 अप्रैल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर दिया गया है एंड it has to be registered by the company in 30 days. So let's roughly take 5th of May. 4th of May को और let's say 2nd of May को कंपनी ने नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेज दिया है। अब ट्रांसफरी के पास अपील करने के लिए कितना टाइम है? दिस विल कम इन केस ए वेयर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल इज रिसीव्ड, that is period of 30 days. So from 2nd of May, next 30 days will start. So let's take it roughly 2nd of June. But in case B, where notice of refusal has not been sent, again 5th of April है, 5th of May तक the transfer or transferee waited to get some reply from the company. In this case, they have total period of 60 days to appeal to the tribunal. Now they can appeal at any time before 5th of June to the tribunal because 60 days has to be counted from the day when the transfer or intimation of transmission was delivered to the company, which we have taken in our example as 5th of April. Next point. If a public company without sufficient cause refuses to register the transfer of securities within a period of 30 days from the date on which the instrument of transfer or transmission is delivered to the company, the transferee may, within a period of 60 days of such refusal, or where no intimation has been received from the company within 90 days of the delivery of the instrument of transfer or transmission, intimation of transmission, appeal to the tribunal. Private company का part हमारा clear है. Private company में we have 30 days if notice of refusal is sent, and if no notice of refusal is received, 60 days. Okay. पब्लिक कंपनी के केस में सेम टू सेम डिट्टो यही प्रोविजन है, सिर्फ एक ही फर्क है, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल अगर पब्लिक कंपनी से आया हुआ है 60 डेज के अंदर अपील कर सकते हैं। नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आने के बाद, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आने के लिए कितना टाइम रहता है? 30 डेज। तो पहले 30 दिन, आगे के 60 दिन। और अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया हुआ है, सेम 30 दिन 60 दिन, लेकिन टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया हुआ है तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन भेजा हुआ है उसके बाद 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफरी अपील कर सकता है। बट अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आ गया है तो रिफ्यूजल जिस दिन आया उस दिन से अगले 60 दिन के अंदर ट्रांसफरी अपील कर सकता है। टोटल कितने दिन है? इफ देयर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया है अगले 30 दिन, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया है तो देखना है कब भेजा था हमने ट्रांसफर डीड या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, वो जब भेजा था उसके बाद 60 दिन के अंदर। पब्लिक कंपनी, नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आया है तो 60 दिन, और अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया है तो ये देखना है कि कब भेजा था ट्रांसफर डीड या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, उस डेट के बाद 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। The tribunal, while dealing with an appeal, may, after hearing the parties, either dismiss the appeal or by order. सबसे पहले तो वो क्या कर सकते हैं अगर ट्रिब्यूनल को दम नहीं लगता है तो किसमें? केस में। फर्स्ट थिंग इट हैज टू डू इज हियर आउट द पार्टीज, even if it be of no prima facie substance, the tribunal cannot give any order without hearing the parties. So first is it has to hear the parties, and if it finds out that there is no prima facie substance, it may dismiss the appeal or by order direct that the transfer or transmission shall be registered by the company, and the company shall comply with such order within a period of 10 days of the receipt of the order. अगर कंपनी की तरफ से गलती हुई है ऐसा ट्रिब्यूनल को लगता है तो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि ये जो ट्रांसफर है या ट्रांसमिशन है कंपनी रजिस्टर करे। कंपनी के पास कितना टाइम है इस रजिस्ट्रेशन के लिए? 10 दिन।
or direct rectification of register and also direct the company to pay damages if any sustained by any aggrieved party. अगर किसी भी पार्टी को कुछ नुकसान हुआ है कंपनी के इस रिफ्यूजल के वजह से, तो कंपनी को ट्रिब्यूनल डायरेक्ट कर सकता है डैमेजेस पे करने के लिए, नुकसान भरपाई देने के लिए. If a person contravenes the order of tribunal, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 1 year, but may extend to 3 years, and with fine not less than 1 lakh, but which may extend to 5 lakh rupees. अगर कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कॉन्ट्रावीन करता है, मतलब ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्शन दिए वो फॉलो नहीं करता है, तो ही कैन बी पनिश्ड. इम्प्रिजनमेंट 1 साल से 3 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, एंड फाइन 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है. लेट अस सी, हियर इज अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द सेम. देयर आर 2 केसेस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में. सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विद रीजन, प्राइवेट कंपनी को नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजना है. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आने पर ट्रिब्यूनल के पास अपील 30 डेज में. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आया तो ट्रिब्यूनल के पास अपील 60 डेज में. पब्लिक कंपनी के केस में सेम, कांट रिफ्यूज विदाउट सफिशिएंट कॉज, मतलब नोटिस ऑफ रिफ्यूजल विथ रीजंस आना चाहिए. अगर नोटिस ऑफ रिफ्यूजल आता है तो अपील टू द ट्रिब्यूनल इन 60 डेज. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं है, अपील टू द ट्रिब्यूनल इन 90 डेज. ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे तो 2 चीजें करेगा ट्राइब्यूनल. इट विल आइदर डिसमिस द अपील और अलाउ द अपील. If it allows the appeal, it will direct the company to register the transfer within 10 days and tell the company to rectify its register. If even after the tribunal giving the order, the company does not follow such order, the company contravenes such order, there is fine and imprisonment on every officer who contravenes such order, on every person who contravenes such order. Next, section number 59, rectification of register of member. Rectification is to clear the errors. कुछ गलतियां हुई होगी तो उसे rectify करना, उसे सही करना. Section 59 provides the procedure for rectification of register of members after the transfer of securities. The provision states that remedy to the aggrieved for not carrying the changes in the register of members. If the name of any person is without sufficient cause entered in the register of members of a company, or after having been entered in the register is omitted therefrom, or if a default is made or unnecessary delay takes place in entering in the register, the fact of any person having become or ceased to be a member, the person aggrieved, or any member of the company uh, or the company may appeal in such form as may prescribe to the tribunal or to a competent court outside India specified by the central government by notification in respect of foreign members or debenture holders residing outside India for rectification of register. Let us see what is this. These are the grounds for rectification. अगर किसी पर्सन का नाम रीजन ना होते हुए, सफिशिएंट कॉज ना होते हुए उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दिख रहा है, एंटर किया गया, जरूरत ना होते हुए उस पर्सन का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया गया है, एंटर किया गया है, किसी पर्सन का नाम जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर हो जाता है तो वो पर्सन के अगेंस्ट एक कंक्लूसिव एविडेंस होता है दैट सच अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी. अगर किसी पर्सन का नाम जरूरत ना होते हुए रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से हटा दिया गया है, if unnecessary delay takes place in entering in the register, the fact that whether any person has been admitted as member or has ceased to be a member, अगर कोई पर्सन नया मेंबर बना है या अब वो मेंबरशिप से सीज कर रहा है, मे बी उसने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए इसलिए अब वो उस कंपनी का मेंबर नहीं है, ऐसे किसी भी रीजन से अगर उसका मेंबरशिप सीज हो गया है तो उस टाइम पे वो पर्सन के जो डिटेल्स है वो डिटेल्स चेंज अगर नहीं हुए हैं तो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के लिए, तो कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रेक्टिफाई करना पड़ेगा. What are the remedies? Any aggrieved person or any member of the company or the company may appeal to the NCLT.
जिस पर्सन को इससे कुछ नुकसान हो रहा है या कोई और कंपनी का पर्सन या कंपनी खुद भी एनसीएलटी के पास अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है. इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर, अपील टू एनी कोर्ट ऑफ competent jurisdiction outside India. Such court shall be specified by central government. अगर कोई पर्सन फॉरेन मेंबर है तो आउटसाइड इंडिया जो भी कंपीटेंट कोर्ट है उस कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है. ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. लेट्स सी. द ट्रिब्यूनल में after hearing the parties to the appeal by order either dismiss the appeal or direct that the transfer or transmission shall be registered by the company within a period of 10 days of the receipt of the order, or direct rectification of the records of the depository or the register, and in the later case direct the company to pay damages if any sustained by the parties. एग्जैक्टली हमने यहाँ पर भी सेम चीज देखी थी जब हमने रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन देखा था कि ट्रिब्यूनल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. इट विल हियर आउट बोथ द पार्टीज. what it will do, it will hear out both the parties, and after that it may dismiss the appeal. If it upholds the appeal, in that case it will direct the company to register the transfer or transmission. This has to be done within 10 days. It will direct rectification of records of depository. This will happen in case of dematerialized shares or shares held in electronic form, and direct the company to pay damages if any. अगर damages sustain हुए हैं, damages incur हुए हैं, तो ही ये company damages pay करने के लिए NCLT company को बोल सकता है. The provision of this section shall not restrict the right of the holder of securities to transfer such securities, and any person acquiring such securities be entitled to voting rights unless voting rights have been suspended by an order of the tribunal. मतलब NCLT किसी भी होल्डर को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने से रोक नहीं सकता है. और जो भी पर्सन हैज बीन एक्वायरिंग सिक्योरिटीज, एक्वायरिंग सिक्योरिटीज का मतलब होता है ट्रांसफरी. ट्रांसफरी को भी अपने वोटिंग राइट्स यूज करना अलाउड रहेगा. Where the transfer of securities is in contravention of any provision of SACRA, that is Securities Contract Regulation Act 1956, the SEBI Act, that is Securities and Exchange Board of India Act 1992, or this act means the Companies Act 2013, or any other law for the time being in force, there the tribunal may, on an application made by the depository company, depository participant, holder of the securities, or Securities and Exchange Board, direct any company or depository to set right the contravention and rectify its register or records concern. मतलब अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज सेबी एक्ट या सेबी रूल्स के कॉन्ट्रावेंशन में है तो ट्रिब्यूनल के पास अपील करने का राइट सिर्फ ट्रांसफर और ट्रांसफर या कंपनी का ही नहीं रहता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन दोनों को भी राइट मिलता है एनसीएलटी के पास अपील फाइल करने का. Default in complying with the order. If any default is made in complying with the order of the tribunal under this section, the company shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 3 lakh rupees, or with both. अगर एनसीएलटी के ऑर्डर के साथ कंप्लाई नहीं किया, कंपनी पे भी पनिशमेंट रहेगा एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे भी पनिशमेंट रहेगा. कंपनी तो आर्टिफिशियल एंटिटी है इसलिए सिर्फ फाइन ही इम्पोज किया जा सकता है, कम से कम 1 लाख और ज्यादा में ज्यादा 5 लाख. ऑफिसर इन डिफॉल्ट तो इंडिविजुअल है, फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. फाइन कितना है? which is minimum 1 lakh but maximum 3 lakh. imprisonment up to 1 year, 1 साल तक imprisonment हो सकता है, और with both imprisonment fine दोनों हो सकता है. Okay, so here
my sections 56, 57, 58 and 59 are completed, and I have this one question. This question is from your May 2018 attempt. Let us see ये question क्या है. Harsh purchased 1000 shares of Singhania Limited from Pratik and sent those shares to the company for transfer in his name. The company neither transferred the shares nor sent any uh, notice of refusal of transfer to any party within the period stipulated in the Companies Act 2013. What is the time frame in which the company is supposed to reply to the transferee? Does Harsh, the transferee, have any remedies against the company for not sending any intimation in relation to transfer of shares to him? So here I'll give you some clues and not the complete answer. Let's see. हर्ष ने प्रतीक से 1000 शेयर्स लिए हैं सिंघानिया लिमिटेड के. एज द नेम सजेस्ट द कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो ट्रांसफर और हो गया प्रतीक, ट्रांसफरी हो गया हर्ष. इस केस में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में उन्होंने क्या बताया है? लेट्स गो टू दैट स्लाइड. उनका क्या कहना है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में देयर इज 60 days and 90 days इज द केस. इन अगर कंपनी so there is 60 days and 90 days is the time frame. अगर कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल भेजता है तो हर्ष ने कितने टाइम के अंदर अपील फाइल करना है? 60 डेज के अंदर. एंड अगर हर्ष को कोई भी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं आता है तो कितने टाइम के अंदर हर्ष ने अपील फाइल करना है? 90 डेज के अंदर. लेट अस सी क्या क्या सवाल पूछे हैं. लेट अस गो डीपली विद द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहला, 1000 शेयर्स परचेस किए हैं पब्लिक कंपनी के, तो प्रतीक ट्रांसफरर हुआ, हर्ष ट्रांसफरी हुआ. कंपनी नाइदर ट्रांसफर्ड द शेयर्स नॉर सेंट एनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल. नोटिस ऑफ रिफ्यूजल नहीं भेजा है तो हमारा सबसे पहला आंसर है 90 डेज वाला. लेकिन आगे देखते हैं क्या है. What is the time frame in which the company is supposed to reply to the transferee? We have here two time frames, that is 60 days and 90 days, but these time frames are for the transferee to appeal to the tribunal and not for the company to reply to the transferee. So the answer is 30 days. Does Harsh, the transferee, have any remedy against the company for not sending any intimation in relation to transfer of shares? Yes, Harsh has the remedy to appeal to the transferee uh, within a total span of 90 days from the day when he had sent the intimation of transfer to the company. And then what are the remedies that he has? He has remedies to get the rectification of register of members. He has the remedy to get the registration of transfer within 10 days. If he has incurred any damages, he can get the same compensated from the company. These are the remedies that are available to Harsh. Thank you. If you have any questions, I'll be glad to answer. Thank you.